ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। निष्कर्ष और नूर को एक दूसरे के करीब देखकर वहां पर मौजूद सब लोगों ने ही देख रहे थे। कुछ दूर और मौजूद लोग चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे, पर वो ये देखना चाहते थे कि आखिर ये दोनों कौन हैं। नूर को इस वक्त सबसे ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, छोड़िए मुझे पानी पूरी खानी है। छोड़ दीजिए मुझे, आपको जो करना है घर पर कीजिए। सब लोग कैसे देख रहे हैं हमें। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, इसका मतलब तुम घर पर मुझे सब कुछ करने दोगी? घर पर भी तो कुछ नहीं करने देती हो, इसलिए तो मुझे यहाँ वहाँ ट्राई करते रहना पड़ता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए, कितने बेशर्म हो गए हैं आप। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, जब बीवी खूबसूरत हो तो आदमी का बेशर्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को खुद से दूर कर दिया और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखने लगा। नूर ने अपने आप को संभाला और जल्दी से ठेले के पास आकर खड़ी होकर उसने पानी पूरी वाले की तरफ देखते हुए कहा, भैया जल्दी से तीखे वाले पानी पूरी बनाओ और टेस्टी वाले सूखी पापड़ी भी देना। नूर लगातार बोलते जा रही थी। वही पानी पूरी वाला डरी हुई नजर से उसकी तरफ देख रहा था। नूर ने जब देखा कि पानी पूरी वाला उसकी बात नहीं मान रहा है, उसने थोड़े गुस्से से कहा, क्या आपको सुनाई नहीं देता है? नूर की गुस्से भरी आवाज सुनकर उस पानी पूरी वाले ने डरते हुए अपना सिर हिला दिया और नूर के लिए पानी पूरी बनाने लगा। निष्कर्ष नूर के पीछे खड़ा था। नूर ने जैसे ही पानी पूरी पहले अपने मुंह में डाली, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। कितने दिनों के बाद उसने पानी पूरी खाई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गई हो। उसने पानी पूरी को कहते हुए कहा, भैया और तीखा। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ज्यादा स्पाइसी खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। निष्कर्ष की बात को इग्नोर करके नूर ने कहा, भैया तीखा खाना मुझे है, इन्हें नहीं। इनकी बात को इग्नोर कीजिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? नूर ने उसकी ओर देखकर कहा, अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पानी पूरी मुझे तीखी खानी है, मीठी खानी है, खट्टी खानी है, कड़वी खानी है? मेरा मुंह, मेरी मर्जी, मेरा पेट, मेरा टेस्ट। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे झटके से अपने करीब खींचते हुए कहा, मेरी बीवी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कहा, तो क्या हुआ? निष्कर्ष ने पानी पूरी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम खुद खा लो। कहते हुए उसने झटके से नूर को गोद में उठा लिया। नूर ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़िए, मैंने सिर्फ एक ही पानी पूरी खाए हैं, नहीं मांगूंगी ज्यादा तीखा, पर छोड़िए। नूर की बात को निष्कर्ष पूरी तरह से इग्नोर करके उसे कर की तरफ लेकर जाने लगा। नूर की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। उसने पानी पुसे ठेले की तरफ देखते हुए कहा, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत पीछे छूट रही है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूर देखा, कहा, और तुम्हारा दिमाग घुटनों में? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी अच्छी डिनर डेट के बाद भी आपसे खुश नहीं हुई मैं, क्योंकि आपने जो मुझे पसंद है वही नहीं दिया। मुझे पानी पूरी खानी थी, पर आपने क्या किया? आपने मेरा सपना, मेरा दिल, सब कुछ तोड़ दिया, मुझे टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। कहते हुए नूर लगभग रोने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे लेकर कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हो चुकी थी। कार में नूर उसकी गोद में बैठी हुई थी, पर वो निष्कर्ष की तरफ नहीं देख रही थी। उसे सच में रोना आ रहा था। उसकी आंखों के सामने पानी पूरी का ठेला था और वो पानी पूरी नहीं खा पाई थी। ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। इनफैक्ट किसी भी लड़की के लिए ये छोटी बात नहीं हो सकती, पर सच में निष्कर्ष से नाराज हो गई थी। इतना ब्यूटीफुल इंतजाम करने के बाद अगर उसकी एक छोटी सी डिमांड पूरी नहीं की तो क्या किया? निष्कर्ष नूर के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, पर नूर पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रही थी। नूर को इस तरह से खुद के साथ बिहेव करते हुए देखकर निष्कर्ष को गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को नॉर्मल करके बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद उनकी कार मेंशन के सामने आकर रुकी। आधी रात का वक्त हो रहा था। कार के रुकते ही नूर निष्कर्ष की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर निष्कर्ष ने उसे उठने नहीं दिया। नूर को जब लगा कि उसकी कोशिश बेकार है, तो उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया और उसी तरह से उसकी गोद में बैठी रही। निष्कर्ष नूर को लेकर बाहर आ गया और उसे लेकर सीधा मेंशन से अंदर लिफ्ट से होता हुआ अपने रूम में आ गया। अपने रूम में लाकर नूर को बेड पर बिठाते हुए कहा, जाकर कपड़े लेकर आओ। नूर ने जैसे ही ये सुना,
उसने गुस्से से पलटकर निष्कर्ष की तरफ देखा और पैर पटकते हुए अपने कपड़े लेने के लिए चली गई। उसने अपने कपड़े लिए और दोबारा पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई। निष्कर्ष बस अपनी पैंट की पॉकेट में अपना हाथ डालकर उसे देख रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज टाइप कर दिया और खुद दूसरे बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। बाथरूम में नूर ने रोते हुए कहा, बहुत बहुत ज्यादा बुरे हैं आप। मैंने कहा था आप अच्छे हैं, पर आप बहुत बुरे हैं। किस तरह से मेरे मुंह का निवाले छीन लिया आपने। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा, मुझे कितना रोना है। आप एक नंबर के मतलब इंसान हो, मतलबी इंसान। मैंने पानी पूरी थोड़े से तीखे ही तो मांगे थे, जहर थोड़ी डालकर मांगा था, जो इस तरह से मुझे उठाकर लेकर आ गए। कहते हुए उसने अपना चेहरा साफ किया। उसकी आंखें सच में रोने की वजह से सूज गई थी। उसने कपड़े चेंज किए और वापस रूम में आ गई। उसने रूम में नजर को मार कर देखा तो निष्कर्ष कहीं नहीं था। वैसे भी निष्कर्ष का चेहरा देखने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए चुपचाप बेड पर आ गई। उसने कंबल से खुद को ऊपर से नीचे तक ढक लिया ताकि निष्कर्ष के आने के बाद वो निष्कर्ष का सामना ना करें। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस वक्त से दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई थी। वो समझ गई कि निष्कर्ष वापस आया है, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिली। वो इस तरह से लेटी हुई थी जैसे वो सो चुकी हो। उसने खुद से कहा, चाहे कितना भी मना लो, पर मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरी फेवरेट पानी पूरी मेरी आंखों के सामने थी और आपने मेरे मुंह का निवाला छीना है, मैं भूलूंगी नहीं। इस तरह से आपने मुझे रुलाने की कीमत आपको चुकानी होगी राणा साहब, और वो मैं चुका कर ही रहूंगी। कहते हुए नूर ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो इस तरह से लेटी हुई थी, तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मजबूती से अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, तभी उसे जानी पहचानी खुशबू आई। उसने खुद से कहा, लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है। पानी पूरी तो वहीं पर था जहां पर यह आदमी मुझे जबरदस्ती उठाकर लाया था। नूर खुद से बात कर ही रही थी कि स्मेल और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। नूर जो कि लेटी हुई थी, वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसका ध्यान अपने बगल में खड़े निष्कर्ष पर चला गया, जिसके हाथ में कुछ था। उसने ध्यान से देखा तो उसमें पानी पूरी, खट्टा मीठा पानी बूंदी और सब कुछ था। नूर ने जैसे ही ये देखा, उसकी खुशी से चीख निकल गई। उसे चिल्लाते हुए देखकर निष्कर्ष जो कि उसके सामने खड़ा था, उसने उसे घूरते हुए कहा, चिल्लाना है तो चिल्लाते रहो, मैं इसे लेकर। उसने इतना कहा ही था कि नूर निष्कर्ष पर टूट पड़ी। निष्कर्ष जल्दी से पीछे हो गया, वरना सच में नूर इस तरह से खाने के लिए लग जाती। निष्कर्ष को पीछे होते हुए देखकर नूर ने गुस्से से कहा, जब देना ही नहीं था खाने के लिए क्यों लाए हो? जलाना चाहते हो, पागल करना चाहते हो, मतलब खिलाना नहीं था तो इस तरह से दिखाकर इंसान को तड़पा क्यों रहे हो? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, सोफे पर आकर बैठो। कहते हुए वो सोफे पर जाकर बैठ गया। नूर ने मुंह फुलाकर निष्कर्ष की तरफ देखा और खुद बेड से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई। निष्कर्ष खुद पानी पूरी लगा रहा था। नूर ने इस बार कुछ नहीं कहा, ना खट्टा, ना मीठा, ना तीखा। उसने अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहा, कुछ भी नहीं कहना है, चुपचाप खा लेती हूँ, वरना ये आदमी जैसा मिल रहा है वैसा भी नहीं देगा। कहते हुए को अपनी जीभ को अपने होठों पर फिराने लगी। निष्कर्ष ने पहले पानी पूरी बनाकर नूर के मुंह में डाल दिया। नूर ने जैसे ही पानी पूरी का बाइट लिया, उसने सुकून से अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष खुद बना रहा था और अपने हाथों से नूर को खिला रहा था। नूर मजे से चुपचाप उसके हाथों से खा रही थी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। निष्कर्ष ने उसे पानी पूरी खिलाते हुए कहा, इतना खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? नूर जो कि 10 पानी पूरी खा रही थी, उसने निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, सिर्फ 10 खाए हैं, अभी तो मैं और 20 खा सकती हूँ। कहते हुए नूर मजे से पानी पूरी खाने लगी। निष्कर्ष ने तब तक उसे खिलाया जब तक उसका मन नहीं भर गया। आखिर में खुशी से नूर ने निष्कर्ष के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। कहते हुए नूर प्लेट की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक पानी पूरी बचा था। उसने ऑलमोस्ट सारे पानी पूरी खत्म कर लिए थे। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अब तो सिर्फ एक बचा है, आप इसे ही खा लो। निष्कर्ष ने उस पानी पूरी को नूर के मुंह के सामने करते हुए कहा, नहीं तुम खा लो। नूर ने ये देखकर खुशी से अपना मुंह खोल दिया। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए।
नूर जो कि पानी पूरी चबा रही थी, निष्कर्ष के अचानक से होठ रखने की वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर निष्कर्ष नूर को नहीं छोड़ रहा था। आखिर में निष्कर्ष ने नूर के लिप्स पर बाइट करके उसे छोड़ दिया। निष्कर्ष के छोड़ते ही एक नूर ने गुस्से से कहा, पागल है क्या? क्या कर रहे हैं आप? मुझे ठीक से खाने भी नहीं दिया। निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अपने होठों को बाइट करते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था, खाओगे क्या? अब अगर मेरे हिस्से का तुमने खा लिया तो मुझे कुछ तो खाना होगा ना। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, कितनी बेशर्म है ये। कहते हुए वो अपने गुलाबी गालों को छुपाने की कोशिश करने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब तुम्हारी नाराजगी दूर हुई मेरी नूरे जहां? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब बोलो। निष्कर्ष को अपने करीब देखकर नूर ने लटकती हुई आवाज में कहा, हाँ मैं नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, सो जाओ। वैसे भी आज की रात ही तुम सुकून से सो सकती हो, कल से तो तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें एक भी रात को सुकून से नहीं सोने दूंगा। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर की हार्टबीट तेज हो गई, साथ ही उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म आ रही है मेरी नूरे जहां? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, राणा साहब प्लीज परेशान मत कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सोने दीजिए ना। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर जल्दी से नूर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मेरी नूरे जहां। ऐसा कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को छोड़ दिया। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखा और भागकर वहां से बेड पर चली गई। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मैं इतना डरावना हूं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पलटकर उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आप हद से ज्यादा डरावने हो, बिल्कुल खून पीने वाले वैम्पायर। नूर ने जैसे ही ये कहा, निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। नूर ने जल्दी से खुद को कंबल से ढक लिया और अपनी आंखों को बंद करके लेट गई। निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत जल्दी है वैम्पायर तुम्हारा पूरा खून पी जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वैम्पायर होता क्या है। दोस्तों, हमारी न्यू स्टोरी वैम्पायर एक अनोखी लव स्टोरी को अपलोड कर दिया है। ये स्टोरी रोमांस से भरपूर एक अनोखी कहानी है, इसको भी जरूर सुने। वीडियो के लास्ट में इस स्टोरी की वीडियो मिल जाएगी। नूर को लेटा हुआ देखकर निष्कर्ष भी बेड पर आ गया। उसने झटके से खींचकर नूर को अपनी बाहों में भर लिया। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़ दीजिए, मुझे सोना है। निष्कर्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुपचाप मुझे खुद को गले लगा कर सोने दो, वरना रात भर न तुम सो पाओगी न मैं। तुम्हें पता है ना, अगर मैं अपनी पर आ गया तो। निष्कर्ष ने जैसे ये कहा, नूर ने जल्दी से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष के होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, जंगली कहीं के, हमेशा धमकी देते रहते हैं, समझते क्या है खुद को, एक दिन अच्छे से सबक सिखाऊंगी इनको। कहते हुए वो अजीब से मुंह बना रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, लिटिल गर्ल फालतू की बकवास करना बंद करो, चुपचाप सो जाओ, वरना सच में रात भर तुम भी नहीं सो पाओगी और मैं भी। उसकी बात सुनकर नूर ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा ले और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में निष्कर्ष को नूर की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हुई। उसने नूर का चेहरा ऊपर उठा कर देखा तो सोते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। निष्कर्ष उसके गालों को हल्के हाथों से सहला रहा था। उसने नूर के गालों को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने अतीत में नहीं लेकर जाना चाहता लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारे साथ अपने आज में जीना चाहता हूँ। मेरा अतीत बहुत बुरा है, जिसे भूलकर मैं कब का आगे बढ़ चुका हूँ। मेरे अतीत से मुझे नफरत है और मुझे जिस चीज से मुझे नफरत है, मैं उस चीज में तुम्हें इन्वॉल्व कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग चुकी थी और वो भी नूर को गले लगाकर सुकून की नींद सो चुका था। वही अग्रवाल मेंशन में इस वक्त पूरी अग्रवाल फैमिली समायरा के रूम में बैठी हुई थी। समायरा बेड पर लेटी हुई थी। उसकी बॉडी पर कई सारे जख्म थे। थोड़ी देर पहले ही उसे होश आया था।
होश में आने के बाद वो काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी, जिस वजह से नर्स को उसे बेहोशी की इंजेक्शन देनी पड़ी थी। उसका बेजान सा चेहरा देखकर अंजलि की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। निखिल भी इस वक्त वहीं पर बैठा हुआ था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। एक तो घर की प्रॉब्लम, ऊपर से उसके बिजनेस में काफी लॉस होता जा रहा था। वो किसी भी चीज पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। ऊपर से उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं थी। उसकी वाइफ और उसकी शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और अब जैसे उसे लॉस हो रहा था, उसकी वाइफ ने तो सीधा मना कर दिया था कि वो वापस नहीं आएगी। उसका दिमाग इस वक्त काम ही नहीं कर रहा था। निखिल चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसके कानों में अंजलि जी की आवाज सुनाई दी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरी बच्चे की जिंदगी पर बर्बाद कर दी। आपने पहले किसी और की जिंदगी बर्बाद की थी और आपके कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिली है। अशोक अग्रवाल, जो कि चुपचाप खड़े होकर समायरा के मासूम से चेहरे को देख रहे थे। अंजलि की बात सुनकर उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अंजलि की तरफ देखा। निखिल को भी अपने फादर से नफरत हो गई थी, जब से उसे पता चला था कि उसके फादर ने उसकी मां को धोखा दिया है। अंजलि की बात सुनकर अशोक अग्रवाल का चेहरा शर्म से झुक गया। सच ही तो कह रही थी, उन्होंने भी तो किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी, उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। आज जब उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था, तो वो एहसास कितना ज्यादा दर्द आंखों वो ये महसूस कर पा रहे थे। उनका झुका हुआ सिर देखकर अंजलि ने रोते हुए कहा, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने, सब कुछ, और अब आप अपनी बेटी के गुनहगार को सजा भी नहीं दे पा रहे हैं। आपके जैसा बाप होने से अच्छा मेरी बेटी का कोई बाप ही ना होता। अशोक अग्रवाल ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो अंजलि, अपनी बेटी के गुनहगार को मैं सजा देकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उन्होंने इतना कहा ही था कि अंजलि जी ने हंसते हुए कहा, वो तो आपकी बेटी का पति है ना, दूसरी बेटी है ना आपकी। अंजलि ने जैसे ही ये कहा, अशोक अग्रवाल के हाथों की मुट्ठी बंध गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, वो इस घर की बेटी नहीं है, वो इनका नाजायज खून है, इनकी गंदगी है, इनके हवस की निशानी है। वो उसे कभी भी इस घर में नहीं आने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। निखिल की बात सुनकर अंजलि ने गुस्से से कहा, अपनी बेटी को से लेकर ही आएंगे आप या नहीं लेकर आएंगे मिस्टर अग्रवाल? आज तो कुछ कहा नहीं होगा अपनी प्यारी बेटी को, जो बेइज्जती करके चली गई। अशोक अग्रवाल अभी भी अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर और अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़े थे। उन्हें आज भी याद था जब कीर्ति ने उनसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने कीर्ति को मरवाने की भी कोशिश की थी, तब जाकर कीर्ति राणा परिवार में छप गई थी। यही वजह थी कि वो अपने परिवार से दूर हो गई थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अशोक अग्रवाल उसकी जान ले ले और उसके बच्चे की जान ले ले, या फिर उसकी वजह से उसके परिवार के साथ कुछ करे, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और छोटी सी उम्र में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर दूसरों के घर नौकरानी बनकर काम करने लगी, जहां पर उसे कोई खतरा नहीं था। अशोक अग्रवाल ने अपनी बीवी की तरफ देखा और वहां से धीमे कदम से चले गए। उनके जाते ही अंजलि जी ने अपने आंसू साफ करके निखिल की तरफ देखते हुए कहा, एक बात ध्यान से सुन लेना निखिल, अगर वो लड़की इस घर में आई ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। उसकी माँ ने तुम्हारे फादर को अपने हुस्न की जाल में फंसाया था। मैं जानती हूँ कि उनकी भी गलती है और इस गलती की माफी मैं उन्हें कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। अगर तुम दोनों ना होते तो कब का मैंने इन्हें छोड़ दिया होता, पर सिर्फ तुम दोनों के लिए। उनके धोखे को मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अब और नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह से मेरी बेटी की आज जो हालत हुई है, इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर निखिल ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी मॉम, मुझे उस लड़की से बदला कैसे लेना है, ये सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि उसके साथ वो निष्कर्ष राणा है। निष्कर्ष राणा बहुत पावरफुल है मॉम, उसके साथ संभाल कर ही डील करनी होगी, वरना वो पूरी तरह से हमें बर्बाद कर देगा। वो ऐसा इंसान है जो सामने वाले की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अगर कुछ भी गलत किया हमने, तो वो एक पल में सब कुछ बर्बाद कर देगा। अपने बेटे की बात सुनकर उन्होंने बस अपना सिर हिला दिया। उन्होंने हल्के से समायरा के चेहरे को छूते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, तुम्हारे दर्द का हिसाब चुकाना होगा उन लोगों को जितनी तकलीफ हुई तुम्हें हुई है, उससे कहीं गुना ज्यादा तकलीफ होने होगी मेरी बच्ची। कहते हुए उन्होंने समायरा के माथे को चूम लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद अंजलि जी समायरा के बगल में लेटी हुई थी और अपनी आंखों को बार बार साफ कर रही थी। बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे।
ये सोचकर कि अब उनकी बेटी के साथ क्या होगा। पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हो चुकी थी। उनकी बेटी का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका था। अब कोई अमीर घराने का लड़का तो दूर की बात है, कोई नॉर्मल लड़का भी उनकी बेटी के साथ शादी करने से रहा। उन्होंने समायरा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है समायरा, पूरी तरह से बर्बाद। कहते हुए उन्होंने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वही उनके सोते ही समायरा, जिसे थोड़ी देर पहले ही होश आ गया था, पर अपनी माँ की बातें सुनकर उसने लेटे रहना ही ठीक समझा और वो इस तरह से लेटी हुई होकर सोने का नाटक कर रही थी। उनके लेटते ही वो उठकर बैठ गई और बेड से नीचे आ गई और खुद को देखने लगी। अपने आप को देखते ही उसे याद आने लगा किस तरह से वो तीनों चारों लड़के उसके ऊपर टूट गए थे और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। सब कुछ ऐसे जैसे उसे याद आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। ये सब कुछ उसके साथ होना था। ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो सकता है। ये सब कुछ मैं उसके साथ करने वाली थी। नहीं, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। वो इस वक्त पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसने अपने हाथों को नाखूनों से खरोचते हुए कहा, उन लोगों ने मुझे कैसे छुआ। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहते हुए समायरा पागलों की तरह अपने हाथों को दूसरे हाथों से खरोचने लगी। वो अपने नेल्स को अपनी चमड़ी में घुसा रही थी। उसके हाथों से खून निकल रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंजलि जी इस वक्त गहरी नींद में थी। समायरा पागलों की तरह हरकतें करते हुए यहाँ से वहाँ देख रही थी। उसने साइड टेबल पर लात मारते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए वो मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मिरर में खुद को देखकर उंगली से खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये मैं ही हूँ। इस वक्त वो सच में बेहद डरावनी लग रही थी। रूम में लाइट लैंप चल रहा था। नाइट लैंप की रोशनी में वो खुद को देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को छूते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो कितनी खूबसूरत थी। कहते हुए को अपने गालों को खरोचने लगी। उसने गुस्से से कहा, किसी ने गंदा मेकअप कर दिया मेरे चेहरे पर, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ, वरना मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर तो लड़के मेरे दीवाने हो जाते हैं। कहते हुए वो अजीब तरह से हंसने लगी। उसने मिरर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मुझे पता है किसी ने गंदा मेकअप किया, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ, वरना मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लड़के मेरे दीवाने हैं। दीवाने? उसे क्या लगता है, क्या नाम है उसका, नूर। उसे क्या लगता है कि वो सच में नूर है, पर वो ये नहीं जानती कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरे सामने उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे देखने के बाद लड़के उसे देखेंगे भी नहीं। समझती क्या है वो खुद को। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अंजलि जी, जो कि सो रही थी, किसी की अजीब सी आवाज सुनकर वो उठकर बैठ गई। उनकी आंखें बंद थी। उसने नींद भरी आवाज में कहा, समायरा। कहते हुए वो बेड पर हाथ फेरने लगी। जब बेड पर उन्हें लगा कि कोई नहीं है, वो घबरा कर उठ गई। उसने पूरी आंखें खोलकर देखा तो उसे अंधेरे में मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को अजीब तरह से देखकर अजीब तरह से हंस रही है समायरा नजर आई। समायरा को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अंजलि के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। वो जल्दी से बेड से खड़ी हो गई। उन्होंने सबसे पहले रूम की स्विच ऑन की और समायरा को देखने लगी। समायरा इस वक्त किसी पागल की तरह बार बार मिरर में खुद को देख रही थी और हंस रही थी, अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पागल हो। उसे इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर अंजलि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जल्दी से समायरा के पास आकर उन्होंने जल्दी से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, समायरा, व्हाट आर यू डूइंग। अंजलि जी की आवाज सुनकर समायरा ने पलटकर उनकी तरफ देखा और बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, ये देखो ये मेकअप किसने किया। मैं ऐसे क्यों लग रही हूँ, बताओ मुझे किसने मेकअप किया। समझता क्या है वो मेकअप करने वाला, उसे अच्छा मेकअप करना चाहिए था ना। आपको पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। पर वो नूर, उसे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है। सारे लड़के ना माँ उसे देखते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। दिल करता है उसका सिर फोड़ दूं, उसकी जान ले लूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। दिल करता है कि उसकी ऐसी हालत कर दूं कि वो किसी को शक्ल दिखाने के लायक ना रहे। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं आपको बात नहीं सकती। समायरा की बातें सुनकर अंजलि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी।
समायरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है। समायरा को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अंजलि जी दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उन्होंने समायरा को हिलाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो बेटा तुम? उनकी आंखों से लगातार निकल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी को क्या हो गया है। समायरा ने हंसते हुए कहा, देखो ना मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उसे लगता है कि वो ज्यादा खूबसूरत है। सारे लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। कमीनी कहीं की, आपको पता है सारे लड़के पहले मुझे देखते थे पर अब उसे देखते हैं। ये मेरा मेकअप किसने किया माँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हटाओ ना, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। समायरा को बच्चों की तरह, कभी पागलों की तरह बर्ताव करते हुए देखकर अंजलि जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उन्होंने समायरा की तरफ देखते हुए कहा, समायरा तुम ठीक हो ना? समायरा मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? अपनी माँ की बात सुनकर समायरा ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पहले ही मुझे बताओ कि मेरे बाल ऐसे क्यों हैं? ये कचरे की तरह लग रहे हैं। मेरे बाल मुझे ऐसे नहीं पसंद। आपको पता है ना? कहते हुए समायरा अपने बालों को सुझाने लगी। उसने हंसते हुए कहा, मम्मा आपको पता है मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ, सबसे ब्यूटीफुल, पर फिर भी सारे उस लड़की देखते हैं। मुझे गुस्सा आता है मॉम, उसे कॉलेज से निकाल दो ना। समझती क्या वो खुद को कॉलेज की सबसे फेमस और सबसे अच्छी लड़की मैं हूँ ना मम्मा। कहते हुए समायरा क्यूट सा फेस बनाकर उनकी तरफ देखने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर समायरा को गले लगाते हुए कहा, हाँ हम उसे कॉलेज से निकलवा देंगे। चलो अब सो जाओ अच्छी बच्ची की तरह। अगर तुम अपनी नींद पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी आंखों में खराब खराब दाग धब्बे हो जाएंगे और तुम खूबसूरत नहीं लगोगी। बताओ मुझे तुम खूबसूरत नहीं लगा चाहती क्या? अपनी माँ की बात सुनकर समायरा ने बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखकर घबराते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे अपनी बेबी स्लिप कंप्लीट करनी है। चलो मम्मा सोते हैं। कहते हुए समायरा जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई। अंजलि जी भी उसके बगल में आकर बैठ गई। उन्होंने समायरा को थक हार कर सुला दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उन्हें जब एहसास हुआ कि अब समायरा सो चुकी है, उन्होंने उसके माथे को चूमकर रोते हुए कहा, मेरी बच्ची की जो भी हालत हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा नूर। तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी खराब की और तुमने मेरी बेटी की जिंदगी। तुम्हारी माँ को तो अपने हाथों से नहीं मार पाए, पर तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। कहते हुए अंजलि जी की आंखों में नफरत और आवाज में गुस्सा था। उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और समायरा के बगल में लेटकर अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को बहने देने लगी। कुछ देर बाद उनकी भी आंख लग चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर इस वक्त निष्कर्ष के गले से लेकर सुकून से सो रही थी। राणा मेंशन में इस वक्त सब उठ चुके थे, पर नूर को किसी चीज का होश नहीं था। निष्कर्ष काफी देर पहले ही उठ गया था, पर उसकी आंखों के सामने उसकी खूबसूरत बीवी का चेहरा था, जिस वजह से उसे बेड से उठने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस नूर के चेहरे को देख रहा था। इस वक्त सूरज की किरणें उनके चेहरे पर टिक रही थी, पर मजाल है नूर उठ जाए। वो बार बार निष्कर्ष के सीने में अपना चेहरा छुपा रही थी और अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को खींचते हुए कहा, मेरी नूरे जहां कितना सोना है तुम्हें, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या? निष्कर्ष की अट्रैक्टिव आवाज नूर के कानों में जा तो रही थी, पर नूर उठने का नाम नहीं ले रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और हल्के से उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, मेरी नूरे जहां, उठ जाओ, कितना आलस करोगी? निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। निष्कर्ष का हैंडसम चेहरा देखते ही उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसने नींद भरी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग राणा साहब। कहते हुए उसने निष्कर्ष के गालों पर किस कर लिया। निष्कर्ष ने उसके दूसरे गाल पर जोर से बाइट करते हुए कहा, सुबह सुबह गालों पर नहीं बल्कि होठों पर मिठाई दी जाती है। अगर सुबह सुबह अपने हैंडसम पति को लिप किस दिया जाए तो वाइफ का पूरा दिन अच्छा जाता है, और अगर गाल पर किस किया जाए तो वाइफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब बताओ तुम्हें गुड लक चाहिए या नहीं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने छोटी आंखों से निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, सिर्फ एक किस के लिए आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके गाल पर जोर से बाइट करते हुए कहा, इमोशनल ब्लैकमेल? वो क्या होता है लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के इस तरह से बाइट करते ही नूर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, सच में बहुत ज्यादा बुरे हैं आप, बहुत ज्यादा।
निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कितना बुरा हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष नूर के गालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जानना, आप सच में बहुत बुरे हैं, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, आप छोड़िए मुझे। निष्कर्ष ने नूर की बात को इग्नोर करके उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, चलो मुझे बताओ तुम्हें कॉलेज जाना है या नहीं? जो इतनी देर तक सो रही हो, अगर नहीं जाना तो फिर आज हम कोई और प्रोग्राम बना लेते हैं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, किसने कहा कि मुझे कॉलेज नहीं जाना? मुझे कॉलेज जाना है, वो असाइनमेंट साइन करना है, सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, इसलिए आप छोड़िए। सुकून मेरा इंतजार कर रही होगी, आपकी वजह से मैं वो लेट हो जाऊंगी और आपकी प्यारी बहन मुझे 36 बातें सुनाएगी, बिल्कुल सारे के सारे खड़ूस हो आप, छोड़ दीजिए आप मुझे। निष्कर्ष ने नूर के गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, पहले किस उसके बाद ही तुम जा सकती हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाकर उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उससे दूर हो गई। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अब तो जाने दीजिए। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, इस तरह से कौन किस करता है? निष्कर्ष की बात पर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय कौन करता है? मैं करती हूँ, अब छोड़िए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा, इतना गुस्सा कि मैं बता नहीं सकती, छोड़िए ना मुझे। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल चुपचाप मुझे किस दो, तभी मैं तुम्हें जाने की इजाजत दूंगा, वरना नहीं। निष्कर्ष की धमकी को सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, आप ना बहुत बहुत ज्यादा बुरे हैं, इतने बुरे कि मैं बता नहीं सकती। कहते हुए उसने आगे बढ़कर निष्कर्ष के होठों पर अपने होंठ रख दिए और हल्के हल्के से उसे किस करने लगी। निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके नूर की किस को महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद जब नूर थक गई, तब उसने निष्कर्ष के होठों से अपने होठों को हटाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ठीक है। कहते हुए वो अपने दिल पर हाथ रखकर निष्कर्ष को देख रही थी। निष्कर्ष ने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा बड़ी वाली इडियट हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, आपको तो मैं इडियट ही लगती हूँ, आप हमेशा मेरी बुराई करते रहते हैं, कभी तारीफ मत कीजिए अपनी बीवी की, कुछ आता ही नहीं है आपको। कहते हुए नूर बाथरूम के अंदर घुस गई। निष्कर्ष ने जाती हुई नूर की तरफ देखते हुए कहा, तारीफ क्या करूं तेरी, नजर मेरी, हर एक आहट मेरी, हर एक आवाज मेरे, हर एक जज्बात तेरी तारीफ करते हैं। कहते हुए निष्कर्ष अपना सिर हिलाकर जिम में चला गया। वही बाथरूम में आकर नूर मुस्कुराते हुए नहाने लगी। उसने खुद से कहा, आपके साथ होने वाली हर एक बात, हर एक नोक-झोंक जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद देती है। ऐसा लगता है जैसे लाइफ तो पहले जी ही नहीं रही थी, जब से आप लाइफ में आए हैं तब से जीना शुरू किया है। कहते हुए वो गाना गुनगुनाते हुए नहाने लगी। कुछ देर के बाद नूर तैयार होकर नीचे जा चुकी थी। निष्कर्ष अभी तक नीचे नहीं आया था। नीचे नूर सुकून के साथ बात कर रही थी। गीतांजलि जी अभी तक रूम से बाहर नहीं आई थी। सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मुझे बता, क्या तू कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है? क्योंकि डांस तो तुझे आता है। यार मुझे डांस वांस तो होगा नहीं, मैं सोच रही थी कि संगीत में ट्राई करूं, फिर सोचा कि अगर मेरी आवाज सुनकर कोई पागल हो गया तो फिर कहीं मुझ पर कैस ना हो जाए। सुकून की बात सुनकर नूर ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी तक पूछा नहीं यार उनसे। नूर की बात सुनकर सुकून ने कहा, क्या तुझे भाई से पूछने की जरूरत है? तेरी खुद की लाइफ है यार, तू डिसीजन नहीं ले सकती। सुकून की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात अपने भाई के सामने कहो। उसके बाद मैं खुद से डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम ये बात कह रही हो तो फिर मैं ये कर सकती हूँ, मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ और अगर तुम्हारे भाई ने मुझे कुछ कहा तो ये कह दूंगी कि सुकून ने मुझे इसकी परमिशन दी थी। उसने कहा था कि वो कह रही है तो आप भी कुछ नहीं कहेंगे। नूर की बात सुनकर सुकून ने लगभग घबराते हुए कहा, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। क्यों शैतान के मुंह में मेरे छोटी सी गर्दन को उड़वाना चाहती है? अभी अभी तो मेरा प्यारा, मेरा प्यार, मेरा प्रियतम वापस आया है और अभी अभी तो मैंने उसे सताना शुरू किया है और तू इतनी जल्दी मेरा काम तमाम करना चाहती है। नूर और सुकून एक दूसरे के साथ बात करते हुए हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गीतांजलि जी की आवाज सुनाई दी, हम आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर और सुकून ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो किसके आने का इंतजार।
सुकून ने मुस्कुराते हुए गीतांजलि जी की तरफ देखा, जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी। उनके हाथ में मोबाइल था। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ किसके आने का इंतजार कर रही है आप? कोई आने वाला है क्या? कहीं आपका कोई स्पेशल इंसान तो नहीं? सुकून के सवाल को सुनकर गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, जब वो स्पेशल इंसान आ जाएगा तब तुम्हें अपनी आंखों से दिख जाएगा, तब देख लेना। फिलहाल हम तुम्हें बताना तो जरूरी नहीं समझते। गीतांजलि जी के जवाब का सुनकर सुकून के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने खुद से कहा, खड़ूस कहीं की, ऐसा लगता है जैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ करेले खाए हैं। सोचकर सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर चलो, यहाँ पर बहुत नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं। जब भी आसपास बैठते हैं ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव एनर्जी घूम रही है। सुकून की बात सुनकर नूर ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे हंसी आ गई थी। गीतांजलि जी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष का असर पड़ रहा है तुम पर। जब देखो तब बदतमीजी करने लगी हो। लगता है कि बहुत जल्दी हाथ पीले करवाने पड़ेंगे। आज ही बात करती हूँ तुम्हारे बाप से। गीतांजलि जी की बात सुनकर सुकून ने उन्हें घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय हाथ पीले करवाने पड़ेंगे? ये मत समझेंगे कि आप मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे और मैं कर लूंगी। मैं बच्ची नहीं हूँ जो किसी से भी शादी कर ले। शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। जैसे आप अपनी मर्जी से सब कुछ करती है, इस तरह से हमें भी अपनी मर्जी से सब कुछ करने का पूरा हक है। चलो नूर, लोग फालतू में दूसरों पर ऑर्डर झाड़ना कभी नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए नूर और सुकून दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। वही गीतांजलि जी ने उन्हें जाते हुए देखकर दांत पीसते हुए रह गई। अगले ही पल उन्होंने अपने मोबाइल की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत शौक है ना हमसे जुबान लड़ाने का। बस एक बार सब कुछ हो जाने दो, उसके बाद तुम दोनों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। कहते हुए गीतांजलि जी मुस्कुराने लगी। तभी उनका ध्यान सीढ़ियों से नीचे आ रहे निष्कर्ष पर चला गया, जो कि अपने हाथ में मोबाइल लेकर किसी के साथ बात कर रहा था। निष्कर्ष को देखकर गीतांजलि जी के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए और निष्कर्ष को ही देख रही थी। उसी वक्त उनके कानों में आकाश जी की आवाज सुनाई थी, मॉम मैंने सुना है वो आने वाले हैं। आकाश जी ने जैसे ही ये कहा, गीतांजलि जी ने पलटकर उन्हें देखा और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप। आकाश ने अपनी मां की तरफ देखा और फिर आसपास देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है? इंसान है वो लोग, माना कि वो किसी को पसंद नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सबको चुप करने वाले हैं। गीतांजलि जी ने आकाश जी की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है ना कि निष्कर्ष किस तरह से रिएक्ट करते हैं? गीतांजलि जी की बात सुनकर आकाश जी ने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, जब आपको पता है कि निष्कर्ष उन लोगों को किस तरह से दूर करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो आपने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा क्यों? आप जानती हैं ना पिछली बार क्या हुआ था? गीतांजलि जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, तो क्या जिंदगी भर वो लोग हमसे दूर रहेंगे? उन्हें कभी ना कभी तो आना ही था, और वैसे भी वो कौन सा यहाँ पर घर बसाने के लिए आ रहे हैं? कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं। गीतांजलि जी की बात सुनकर आकाश जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप अच्छे से जानती है कि ये कुछ दिन क्या कर सकते हैं। आप जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ना, तो अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस बार मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, चाहे फिर खून की नदियां क्यों ना बह जाए। कहते हुए आकाश जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर गीतांजलि जी ने कुछ नहीं कहा, बस निष्कर्ष की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो अब तक नीचे आ चुका था। गीतांजलि जी की तरफ देखकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा प्लान बना रही है आप। वैसे इतने ज्यादा बूढ़े होने के बाद भी इतना शैतानी दिमाग आता कहाँ से है? जरा बताएं मुझे भी इस तरह के शैतानी दिमाग से कुछ करना है। गीतांजलि जी ने निष्कर्ष की बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, बदतमीजी बंद कीजिए निष्कर्ष। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष उनके सामने आकर बैठ गया। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बदतमीजी करना भी तो आपसे ही सीखा है दादी माँ। आखिर अपनी दादी माँ से सीखी हुई चीज को कैसे भूल सकता हूँ? ये तो बहुत गलत होगा ना, और गलत करना मुझे पसंद है नहीं। खैर ये सब छोड़िए और मुझे ये बताए कि चल क्या रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खतरनाक प्लान बना रही है आप, कुछ खतरनाक सोच रही है क्या? निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ खतरनाक प्लान बना रहे हैं? क्या हम आपको कोई क्रिमिनल नजर आते हैं?
जो हर वक्त प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्रिमिनल नजर नहीं आते हैं, बल्कि आप खुद ही क्रिमिनल की तरह हरकतें करती है हमारी डियर दादी माँ। खैर छोड़िए, ये सब फालतू बकवास करने से क्या ही हो जाएगा। मुझे ये बताए क्या सोचा है आगे के लिए आपने। निष्कर्ष के सवाल को सुनकर गीतांजलि जी ने कहा, क्या सोच रही है, इससे क्या मतलब है आपका। निष्कर्ष ने गीतांजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, बार बार मेरी वाइफ को ये कहना कि अपने पति से दूर रहो। शर्म नहीं आती अपनी बहू से इस तरह की बातें करते हुए। बुढ़ापे में बहुत गंदी गंदी बातें करती है आप। आपको पता नहीं है, पर आपकी उम्र की औरतें अपनी बहू को बोलती है कि अपने पति के करीब जाओ, जितना हो सके उतना करीब जाओ, जितना जल्दी हो सके, पर परपोता दो। पर आप तो अपनी पर बहू को धमकी देती है कि वो अपने पति से दूर रहे। सच में भी काफी ज्यादा बेशर्म बुढ़िया है आप। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष। निष्कर्ष ने अपने दोनों कानों में उंगली डालते हुए कहा, चिल्लाए मत, कान खराब हो गए तो क्या होगा। मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी कि मेरा पति बहरा हो गया है। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद की फिक्र खुद कर लूंगा। खैर, आपके साथ पूरे 2 मिनट वेस्ट कर दिए, चलता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया। कहते हुए निष्कर्ष गाना गुनगुनाते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। गीतांजलि जी अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर रह गई। श्रेया जी और आकृति जी, जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर श्रेया जी ने आकृति जी से कहा, दीदी, लगता है कि ज्वालामुखी हम पर ही फटने वाला है। इनके पास जाने से अच्छा है, चलो डाइनिंग टेबल पर चलते हैं सीधा। गीतांजलि जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आकृति जी ने भी धीमी आवाज में कहा, मुझे भी लगता है, यहाँ से सीधा चलो। कहते हुए वो भी उनके साथ सीधा डाइनिंग टेबल पर चली गई। श्रेया जी और आकृति जी को इस तरह से खुद को इग्नोर करके जाते हुए देखकर गीतांजलि जी भी अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर गुस्से से डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। नूर और सुकून तो पहले ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ चुके थे, क्योंकि दोनों को कॉलेज के लिए देर हो रही थी। निष्कर्ष भी नूर को घूरते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। आज डाइनिंग टेबल पर काफी दिनों के बाद पहली बार नूर अपने हाथों से खा रही थी, वरना निष्कर्ष तो उसे छोटे बच्चों की तरह गोद में बिठाकर सबके सामने खिलाता था। उसने खुद से कहा, धीरे धीरे उनकी आदत छोड़नी होगी, वरना इसी तरह से गोद में लेकर बैठे रहेंगे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं बड़ी हूँ, वरना सबके बीच में उनकी गोद में बैठकर ऐसा लगता है जैसे मैं उनके घर की कोई छोटी सी बच्ची हूँ, जिसका फादर उसे अपनी गोद में बैठाकर खिलाता है। फादर, ये शब्द याद आते ही नूर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, साथ ही उसके हाथ भी खाते खाते रुक गए। अब उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं था, इसलिए वो प्लेट में चम्मच को मार रही थी। उसने खुद से कहा, फादर, कितना ब्लडी बस्टर्ड है वो इंसान। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरी माँ कैसी थी। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। उनकी जिंदगी बर्बाद करने का उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। कोई इंसान इतना का कैसे हो सकता है। नूर को सच में तकलीफ हो रही थी, भले ही वो संसार से नफरत करती थी। उसने एक बार के लिए ये तो सोचा था कि वो इंसान कम से कम उसकी माँ के बारे में सोचा था। जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी, उस लड़की के बारे में पूछेगा, पर उस इंसान ने तो कुछ भी नहीं पूछा। उसकी खुद की बेटी पर मुसीबत आई तो उसे तकलीफ हुई, पर दूसरों की बेटी की मुसीबत, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरों की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ कर्मा लौटकर उसकी बेटी पर भी आ सकता है, जो कि आ चुका था। नूर को प्लेट में चम्मच घूमते हुए देखकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। निष्कर्ष नूर की तरफ देख रहा था। नूर भी घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ। निष्कर्ष ने नूर की कुर्सी को स्मूथ तरीके से खींचकर अपनी तरफ कर लिया। निष्कर्ष के खींचने की वजह से नूर हैरान हो गई, पर साथ ही उसके गाल गुलाबी हो गए। निष्कर्ष ने इतने स्मूथ तरीके से नूर को खींचा था कि नूर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। निष्कर्ष ने नूर की प्लेट को साइड में किया और अपनी प्लेट में से नूर को खिलाने लगा। उसने नूर के मुंह के सामने चम्मच कर दिया। नूर ने भी चुपचाप अपना मुंह खोल लिया, क्योंकि वो जानती थी कि चाहे वो मना करे या कुछ भी करे, निष्कर्ष अपनी मर्जी से ही उसे खिलाकर ही रहेगा। इसलिए उसने चुपचाप खाना ही ठीक समझा। निष्कर्ष चुपचाप नूर को खिलाता, कभी खुद खाता। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में हद से ज्यादा प्यार हो।
निष्कर्ष ने ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद नूर के मुंह को साफ करके उसे घूरते हुए कहा, 1000 बार कहा है, पर लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तुम्हारे दिल में, दिमाग में रहने का हक सिर्फ मेरा है। तुमने ये हक किसी और को कैसे दे दिया? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। सच में, वो तो बस मैं कुछ सोच रही थी। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, फालतू चीजें बहुत सोचती हो तुम, लिटिल गर्ल। इसलिए फालतू की चीजें सोचना बंद कर दो, क्योंकि जान, फालतू चीज सोचती हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका कर लिया और अपने निचले होंठ का चबाने लगी। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगली बार से इस तरह की हरकत मत करना, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुपचाप डाइनिंग टेबल से उठकर खड़ी हो गई। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और वो भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने बिना सुकून को देखे नूर को गोद में उठाते हुए कहा, आज अपनी वाइफ को मैं खुद कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम खुद चले जाना। सुकून, जो कि आज विहान के साथ जाने का प्लान कर रही थी, जैसे ही उसने ये सुना उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भरे एक्सप्रेशंस आ गए थे, जिन्हें उसने जल्दी से छुपाते हुए कहा, ओके भाई। कहते हुए उसने तिरछी नजरों से नूर की तरफ देखा, जो कि उसे घूर रही थी। सुकून ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। कहते हुए वहां से भाग गई। वहीं नूर भी निष्कर्ष के साथ चुपचाप बाहर आ गई। उसके पास ऑप्शन ही क्या था? उसका पति जब मन में आए उसे किसी छोटे से बच्चे की तरह गोद में उठा लेता था। बाहर आते ही नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, एक सवाल का जवाब दीजिए, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? क्या तब भी आप मुझे इसी तरह से गोद में लेकर घूमेंगे या फिर उन्हें गोद में लेकर घूमेंगे? कभी कभी सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी अडॉप्टेड बेटी हूँ। सच कहा था, सुकून ने। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो भी मैं तुम्हें गोद में लेकर घूम लूंगा। रही बात हमारे बच्चों की, तो उनके लिए मैं सर्वेंट हायर कर लूंगा। सर्वेंट उन्हें गोद में लेकर घूमेंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, क्या आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों को सर्वेंट के साथ छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आप संभालेंगे, मैं संभालूंगी। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, बच्चा करने के लिए जो करने की जरूरत होती है वो तो करने देती हो नहीं, और कह रही हो कि बच्चा करने के बाद उसे अपनी गोद में लेकर घूमोगी। बच्चा कहाँ से आएगा? आसमान से टपकेगा या फिर कोई भूत छोड़कर जाएगा? यहाँ पर क्या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका बेशर्म पति कितनी आसानी से बेशर्मी भरी बातें खुलकर कह रहा था। नूर के चेहरे की एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, मैं बेशर्म नहीं हूँ, बल्कि तुम खुद ज्यादा ही शर्मीली हो, लिटिल गर्ल। हमारी शादी को लगभग 1.5 महीना हो चुका है और इस 1.5 महीने में तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया है। फिर भी तुम्हें लगता है कि बच्चा धरती पर आ जाएगा, आसमान से ही टपकेगा ना फिर? कहते हुए निष्कर्ष नूर की तरफ देखने लगा। नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए, आप ब्लूटूथ से क्यों होगा? आपका, हमारा खुद का बच्चा होगा, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, नूर ने फ्लो में कह दिया। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने नूर के गाल पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, क्या कहा, लिटिल गर्ल? हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। चलो कार में ही इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हमारी कार की सीट बहुत कंफर्टेबल है और कॉलेज जाने में तो मैं कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 1 राउंड तो हो ही जाएगा। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर के पेट में तितलियां उड़ने लगी। साथ ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके माथे से ठंडे पानी की पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसके गाल ऐसे हो गए थे जैसे उसमें से खून निकलने लगेगा। निष्कर्ष नूर को लेकर कार की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। नूर ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बचा लो बच्चे को। सोचते हुए नूर ने निष्कर्ष से कहा, मुझे कॉलेज नहीं जाना आज, बिल्कुल भी नहीं जाना। मुझे अपने असाइनमेंट कंप्लीट करना है। मैं घर में रहकर असाइनमेंट कंप्लीट करूंगी। छोड़िए मुझे, आप अपने ऑफिस चले जाए। वैसे भी आज कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं होने वाला, सारे स्टूडेंट छुट्टी पर है। एक का हाथ टूट गया, एक का पैर टूट गया, एक ही शादी है, एक ही बीवी भाग गई। नूर, जो कुछ भी दिल में आ रहा था, कुछ भी बोल रही थी,
निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, कॉलेज जाकर आराम कर लेना, गाड़ी में मेहनत करोगी ना। निष्कर्ष ने इतना कहा ही था कि नूर ने लगभग रोते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हैं आप, मत कीजिए ना। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कब तुम्हें परेशान किया, लिटिल गर्ल? मैं कहा तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? तुम तो बेफिजूल में इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, आप अब बहुत बहुत ज्यादा बुरे हैं। निष्कर्ष नूर को लेकर कार में बैठ चुका था, साथ ही ड्राइवर कर स्टार्ट कर चुका था। पहले से ही ड्राइविंग सीट और पिछली सीट के बीच में मेटल पार्टीशन ऑन था। नूर की बात पर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ये बात तुम्हें अभी पता चली लिटिल गर्ल कि मैं बुरा हूँ? क्या तुम्हें ये बात पहले नहीं पता थी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाकर उसकी तरफ देखा और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, परेशान मत कीजिए ना, अगर आप इस तरह से परेशान करेंगे राणा साहब तो कॉलेज जाने के बाद मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, मैं बस आपकी बातें सोचते रहूंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, तुम्हें यही चाहता हूँ लिटिल गर्ल कि तुम बस मेरे बारे में सोचते रहो, तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा कुछ और आए ही ना। निष्कर्ष की बात पर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी, अगर मेरे दिमाग में आपके अलावा कुछ और आएगा नहीं तो फिर मैं पढ़ाई पर ध्यान कैसे दूंगी? अगर मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी तो अच्छा मार्क्स से पास कैसे होंगी? अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूंगी तो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कैसे करूंगी? अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूंगी तो बिजनेस वूमेन कैसे बनूंगी? जरा जवाब दीजिए इसका। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके गालों पर चूमते हुए कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा लिटिल गर्ल, पर अपने तरीके से। साथ में रोमांस भी करेंगे, साथ में पढ़ाई भी करेंगे, अब सोचो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने निष्कर्ष के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही बड़े वाले बेशर्म हैं। इतना बेशर्म कोई कैसे हो सकता है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके गाल पर जोर से बाइट करते हुए कहा, मुझे किसी और का नहीं पता, पर मैं इतना ही बेशर्म हूँ और मैं लाइफ टाइम इसी तरह से तुम्हारे लिए बेशर्म बन के रहूंगा लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने खुद से कहा, इनकी बेशर्मी कभी खत्म नहीं होने वाली, पर इनकी वजह से मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। कहते हुए निष्कर्ष की तरफ देखकर नूर ने प्यार से कहा, परेशान मत कीजिए ना, मुझे आराम करने दीजिए, रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी गाल पर काटते हुए कहा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं लिटिल गर्ल, फिर तुम रात को ठीक से सो क्यों नहीं पाई? मुझे लगता कि मुझे कुछ करना चाहिए, तब जाकर तुम्हें अच्छे से आराम से नींद आएगी, जब थकी होगी नहीं तो अच्छी नींद कैसे आएगी? निष्कर्ष के डबल मीनिंग बातें सुनकर बेचारी नूर की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उसका बेशर्म पति था कि रुकने को तैयार ही नहीं था। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, आज अजीब सा लगता है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय अजीब सा लिटिल गर्ल? कैसा लगता है? बताओ मुझे, अच्छे से बताओ। निष्कर्ष की बात पर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं, कहते हुए अपना मुंह बना लिया। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम हर वक्त गुस्सा क्यों करती हो मुझ पर लिटिल गर्ल? इतना हैंडसम, इतना अमीर, इतना अच्छा पति मिला है तुम्हें। पता है आज तक तुम्हारे अलावा मैंने अपने आप पर किसी को गुस्सा करने का हक नहीं दिया। तुम वो पहली इंसान हो को मुझ पर गुस्सा करके सही सलामत मेरी गोद में बैठी रहती हो। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और मुझ पर इस तरह से चिल्लाता तो शायद उसके साथ क्या कर देता मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। शायद इस वक्त वो इस दुनिया में ना होता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मासूमियत से कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ भी? निष्कर्ष नूर के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारे साथ कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी हो तुम, अगर तुम्हें मार दूंगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? निष्कर्ष की बात पर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताए मुझे, आपको क्या लोगों को मारने में मजा आता है, जो जब देखो तब मारने काटने की बातें करते रहते हैं? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को काटा है लिटिल गर्ल, इसके बारे में तुम सपने में सोच भी नहीं सकती। पर हाँ, मैंने कभी किसी बेगुनाह इंसान को नहीं मारा है और मैं बिना वजह किसी पर हाथ भी नहीं उठाता। किसी को मारूंगा क्यों? जो उन्होंने किया है उसकी उनको सजा दी है और मेरी और अदालत में मौत की सजा होती है। मैं अपने दुश्मन को अपने आप परिवार करने का मौका ही नहीं देता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, छोड़ दीजिए ना ये सब कुछ,
इस तरह से खून खराबा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि कभी कोई आप पर वार कर दे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ गलत हो। नूर की बात पर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा लिटिल गर्ल, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए खुद का ध्यान रखूंगा। अब जल्दी से कॉलेज जाओ, वरना अगर तुम थोड़ी देर और मेरे पास रही तो मैं कार में ही शुरू हो जाऊंगा। उसके बाद चाहे तुम्हारा कॉलेज छूटे या फिर तुम शर्म से पागल हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, कॉलेज आ गया। कहते हुए उसने बाहर देखा तो उसकी कार काफी देर से कॉलेज के गेट के सामने रुकी हुई थी। जैसे ही नूर ने ये देखा, उसने निष्कर्ष को गुस्से से घूरते हुए कहा, आप बहुत बहुत ज्यादा बुरे हैं, इस तरह से कौन परेशान करता है। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष को धक्का दे दिया और कार का दरवाजा खोलकर भागते हुए अंदर चली गई। नूर को जाते हुए देखकर निष्कर्ष ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, मेरी नूर जहां बहुत बेवकूफ है, पर जैसे भी है मेरी है। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। उसके ड्राइवर ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी और कार वहां से ऑफिस की तरफ दौड़ा दी। वहीं नूर भागते हुए गेट के अंदर आ गई। वो अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसे जब एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो कैंपस में मौजूद कुछ लोगों को सही देख रहे थे। नूर के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने सबको इग्नोर किया और एटीट्यूड से कॉलेज के अंदर जाने लगी। उसने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा, ये सुकून की बच्ची तो मेरे से पहले निकल गई थी, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? जरूर क्लास में गई होगी। कहते हुए नूर क्लास में जाने के लिए उसी रास्ते पर चलने लगी। दूसरी तरफ एक कार में इस वक्त कार की सीट पर सुकून लेटी हुई थी और उसके ऊपर विहान था। दोनों के होठ आपस में जुड़े हुए थे और दोनों भी एग्रेसिव तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। विहान का हाथ सुकून की गर्दन पर चल रहा था। कुछ देर के बाद विहान ने सुकून के होठों को अपने होठों की गिरफ्तार से आजाद किया। दोनों की सांस इस वक्त तेज चल रही थी और दोनों के चेहरे इस वक्त एक दूसरे के चेहरे के बेहद करीब थे। सुकून ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर विहान की तरफ देखा। वो बहुत इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। उसने शर्मा कर अपना चेहरा विहान के सीने में छुपा लिया। विहान ने सुकून के गाल पर बाइट करते हुए कहा, जब इस तरह से शर्माती हो ना, कयामत लगती हो। जब इस तरह से शर्माती हो ना, दिल करता है पूरी तरह से तुम्हें अपना बना लूं। कब तक मुझे इंतजार करना होगा? मैं तो तुम्हारे घर पर अभी डोली बारात लेकर आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार से बात करने के लिए तैयार, जिन तो मैं शादी में क्या प्रॉब्लम है? सुकून जो कि गहरी गहरी सांस से लेकर खुद को कंट्रोल कर रही थी। विहान की बात सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं 19 साल की हूँ, एटलीस्ट मैं 21 साल तक शादी नहीं करना चाहती, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, स्पेशल लाइफ एंजॉय करनी है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम चुपके मिलेंगे, एक दूसरे के साथ डेट पर जाएंगे, कितना मजा आएगा। जो लाइफ हम कॉलेज में और हमारे हाई स्कूल के टाइम पर एंजॉय नहीं कर पाए, अब वो हम एंजॉय करेंगे। सुकून की बात सुनकर विहान उसके प्यार से चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो। वैसे तुम्हारे होंठ बहुत टेस्टी है, मैं एक बार और इन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मुझे टेस्ट करने को मिलेंगे? सुकून ने जैसे ही विहान की बात सुनी, उसने उसके गाल पर हल्के से चपेट लगाते हुए कहा, भागो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ो, मुझे ऑलरेडी कॉलेज जाने के लिए देर हो चुकी है। जैसे ही कॉलेज पहुंचूंगी नूर मैडम मुझ पर टूट पड़ेगी, सब तुम्हारी वजह से। ऑलरेडी वो गुस्सा है कि मैंने उसे हमारे बारे में नहीं बताया। काश मैंने उसे बता दिया होता। अभी भी मुझे ताने मारती रहती हो और धमकी देती है कि मुझे कुछ नहीं बताएगी। अब तो मैं उसे जबरदस्ती करके कुछ पूछ भी नहीं सकती। सुकून की बात सुनकर विहान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तो मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तो कभी कहा नहीं था कि नूर से ये सारी बातें छुपाओ। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें ये बात फिलहाल किसी को नहीं बतानी। शायद तुम्हें यकीन नहीं था कि इतनी दूर होने के बाद भी हम हमारे रिश्ते को मेंटेन कर पाएंगे। सुकून ने विहान की बात सुनकर उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर उसकी तरफ देखकर बेहद सीरियस आवाज में कहा, ऐसा नहीं था। मुझे डर था कि कहीं वहां पर जाकर तुम मुझे भूलकर किसी और के प्यार में ना पड़ जाओ। मैं खुद को स्ट्रांग रखना चाहती थी। मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर सच में तुम ऐसा करते ना, तो मैं टूट जाती और मैं किसी के सामने खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहती। पर बहुत स्ट्रांग हुआ मैं। लाइफ टाइम इसी तरह से स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमेन बन के रहना चाहती हूँ।
सुकून की बात सुनकर विहान ने उसके चेहरे की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, इडियट लड़की, क्या सच में तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? मैंने तुमसे जाते हुए यही कहा था, मेरी लाइफ में मरते दम तक सिर्फ एक लड़की रहेगी जिसका नाम है सुकून राणा। फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। विहान की बात सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब, भरोसा तो बहुत था आपके ऊपर, पर उन घटिया लड़कियों पर नहीं था। अगर कोई काला जादू करके आपको अपने वश में कर लेती तो सोचो, अगर आप सच में किसी के काले जादू के वश में हो जाते तो आप तो मुझे छोड़ देते और मैं तो रोते रोते रह जाती। वैसे मैं रोती नहीं, मैं एक हैंडसम बंदा पटा लेती और आपको ऐसे जलाती कि आप जल भूनकर कोयला बन जाते। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तुम्हें दूसरा लड़का चाहिए? सुकून ने विराट की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ आपसे बोर हो गई हूँ, सोच रही हो कि कोई फ्रेश लड़का। सुकून ने इतना कहा ही था कि विहान ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और काफी ज्यादा गुस्से से उसे किस करने लगा। वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होकर सुकून को किस कर रहा था। सुकून को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए अपने दोनों हाथों का सीट पर पटककर स्ट्रगल कर रही थी। साथ ही सुकून को अपने होठों पर भी काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था। विहान कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होकर किस कर रहा था, जिस वजह से सुकून का हाल बेहाल हो रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान ये छोड़ दे, अगली बार से इस तरह परेशानी करूंगी। सुकून ये सब सोच ही रही थी कि विहान ने उसके होठों को छोड़ दिया। सुकून को जैसे ही लगा कि विहान उसके होठों को छोड़ चुका है, वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उसका हाल बेहाल हो चुका था। विहान ने सुकून को उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार से इस तरह बकवास की ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरे अलावा किसी और आदमी का नाम तुम्हारे मुंह पर आना भी नहीं चाहिए, और न ही किसी और का जिक्र। और रही बात तुम्हारी लाइफ में कोई और आदमी आने की, तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक और आदमी आएगा, जो कि मेरी वजह से। सुकून ने जैसे ही विहान की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने विहान को घूरते हुए कहा, इसका मतलब मेरी लाइफ में एक और आदमी तुम खुद लेकर आओगे? विहान ने सुकून की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। सुकून ने जैसे ही विहान की मुस्कुराहट देखी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये ब्लडी बस्टर्ड, सॉरी यार, मैं दूसरी कहानी का इसमें पब्लिश कर दिया था, मैंने एडिट के लिए डाला है, पता नहीं कब एडिट होगा, प्लीज प्लीज सॉरी, मैं जल्दी से जल्दी एडिट करवाने की कोशिश करती हूँ। अब अगर हो गया तो हो गया, वरना पता नहीं।